गुड आफ्टरनून। और सब बढ़िया? कैसा गया एग्जाम? बढ़िया? जख्म भर चुके हैं एग्जाम के या अभी भी हरे हैं? अभी भी हरे ही है क्या? पूरे पेपर में एक ही गलत हुआ? अरे बहुत ही इजी था क्या? किसमें? यही तो बात है यार, इसलिए तो बोला था कि फर्स्ट टाइम पेपर इजी आएगा। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए आपको कि पेपर टफ आया है। एक गलत, एक भी क्यों हुआ? जल्दी कहीं की? जल्दी का काम शैतान का। ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे अपन। एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। हमने पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल के अंदर सबसे पहले एसपी कॉम्बिनेशन देखा था, फिर उसके बाद में पीपी कॉम्बिनेशन देखा था, राइट? अगर तुमने पेपर दिया है, पेपर देने के बाद में एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, पेपर देने के बाद में मार्क्स पे फोकस मत करना। जो भी पेपर में तुम्हारे जो भी गलतियां हुई है, जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कम आए हैं, उन पॉइंट्स पे फोकस करना। तो पेपर देने के बाद में हमेशा एक ब्लैंक पेपर लेना, और ब्लैंक पेपर के अंदर जो भी आपकी मिस्टेक्स रही है कि जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, पेपर कैसा था, किस पार्ट में अपना कितना टाइम कंज्यूम हुआ, फिजिक्स में इतना टाइम गया, केमिस्ट्री में इतना गया, बायो में इतना गया, हो सकता था हम यहाँ पर टाइम बचा सकते थे, हो सकता है यहाँ पर टाइम बचा सकते थे, हमारे क्या क्या वीक पॉइंट रहे कि हमने होमवर्क टाइम पे किया नहीं किया। इस तरीके का एक एनालिसिस हमेशा हर पेपर का हमारे पास में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? तो पेपर में मार्क्स कितने आए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब किससे है? एनालिसिस से। ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर, तो इंप्रूवमेंट करना है तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो आज जाके जिसने भी एनालिसिस नहीं किया हो पेपर का, एक तो एनालिसिस सी सेट पे मिल जाता है, मिल जाता है ना? तो वो एनालिसिस अलग एनालिसिस है, और अपना जो सेल्फ एनालिसिस होगा वो अलग एनालिसिस होगा। तो सेल्फ एनालिसिस करना एक बार पेपर का, उससे क्या है कि सबसे अच्छी बात पता ये होगी कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी पढ़ने के लिए। डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो? एक तो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, तो फिर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? सबको पढ़ा भी एक ही टीचर रहे। बात आ रही है समझ में? तो फिर हमें ये देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में तो पढ़ रहे हैं। भाई आप पढ़ रहे हो तो वो आपको मालूम है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, ना तो वो बगल वाले को मालूम है, ना इस वाले को मालूम है, आपको खुद को मालूम है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो आप कैसे पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। पर आगे कैसे पढ़ना है तो उसके लिए एक डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन आपको कोई भी नहीं दे सकता, वो डायरेक्शन भी आप खुद ही फाइंड करोगे। और कैसे फाइंड करोगे? हर एग्जाम के बाद में एक एनालिसिस होगा, एनालिसिस होने के बाद में वीक पॉइंट आपको नजर आएंगे, बस उन वीक पॉइंट्स पे ही आप काम करना शुरू कर देना, बस। और कुछ नहीं करना जीवन में, और कुछ भी नहीं करना जीवन में। मतलब जीवन का मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको और कुछ भी नहीं करना। और अभी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ ही रहेगी 2-3 साल तो। हाँ मतलब उसके बाद भी तो रहेगी, डॉक्टर थोड़ी ना बन जाएगा फर्स्ट ईयर में जाते ही। 5 साल तो गुजारने पड़ेंगे।
7 साल ही रहेगी कि सीखना तो हमेशा पड़ता है यार। हाँ, स्टूडेंट तो हमेशा सीखता है। मतलब हम भी ऐसे हैं कि कई स्टूडेंट से तो सीख लेते हैं, कई स्टूडेंट से सीखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, उसके नीट में मतलब जो अपने माइनर टेस्ट होते थे ना, उसमें मार्क्स आते थे 430, 430, 420, 450 ऐसे मार्क्स आते थे, और हमेशा 100 के बाहर होता था। कभी 150 रैंक आती थी, कभी 200 रैंक आती थी। उसके पेरेंट्स मेरे पास आए पीटीएम में। अब पीटीएम में वो मिले आके कि सर ये पढ़ी क्या हो रहा है, इसके मार्क्स कम आ रहे हैं। मैंने कहा पढ़ता ही नहीं है। वो सच में पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि कोटा में नया नया आया, नया नया आया तो 10 बजे तक हॉस्टल में एंट्री अलाउ थी। तो भाई 10 बजे पहुंचता था एग्जैक्ट, 10 से पहले कभी जीवन में ही नहीं गया। रहने वाला पास में ही था, बूंदी का ही था। तो उसके पापा ने बोला कि इसको वहीं से डेली अप डाउन करवाऊंगा मैं। और उसको इतना बुरे तरीके से डांटा, और डांटने के बाद में 2-4 देके और मेरे सामने ही ले गए उसको। ले जाने के बाद में वो बूंदी गया, बूंदी से डेली अप डाउन करता था। अगर बीच में कभी रुकना पड़ता था तो उसके मामा या नाना रहते थे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे रह जाता था वो 7-8 दिन, 10 दिन, जितना भी रुकता था। बाकी फिर वो घर चल जाता था, घर से अप डाउन कर रहा था। उसके 2-3 महीने में ऐसा पता नहीं क्या चेंज आया कि उसके मार्क्स आने लग गए 650, 650। और कभी 10 के बाहर नहीं गया, कभी अंडर 10 के बाहर ही नहीं गया। और 11th में भी यही रहा उसका। आखिरी में हुआ था ये सब चेंज, ये मान के चलो जनवरी फरवरी के आसपास। और 12th में भी कभी बाहर नहीं गया। और उसकी जो रैंक आई थी एम्स में रैंक आई थी उसकी 280, और नीट में रैंक आई थी 1100 के आसपास। दोनों में बहुत शानदार रैंक, और एम्स भोपाल में पढ़ रहा है। तो अब वो क्या है, रेगुलर कांटेक्ट में था मेरे भी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार ऐसा क्या कर दिया तेने? भाई ठीक है इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि 200-250 नंबर का इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो उसका एक ही आंसर था कि सर वो एक तो जो पिताजी ने डांटा ना उसको 2-3 दे ली। तो देने के बाद में सर वो पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि यार कुछ करूं मैं। और कुछ करने के बाद में उसका जो स्टेटमेंट था ना, उसका स्टेटमेंट यही था कि सर हर पेपर के बाद में एनालिसिस करता गया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ में रहा था। हालांकि मैं मस्ती बहुत करता था, लेकिन मैं पढ़ रहा था। मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई था कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। और उसी का यही स्टेटमेंट था कि मैंने हर बार पेपर का एनालिसिस किया, और पेपर का एनालिसिस करने के बाद में जो भी सामने नजर आता गया, जो भी वीक पॉइंट नजर आते गए, बस उन पर काम करता गया, और रिजल्ट सामने था। तो ऐसा चेंज, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एक छोटी छोटी सी स्टेप से। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम्हें लाइन बताई है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लाइन है। जब वो बच्चा ऐसा कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। एक पेपर का एनालिसिस करने में, डेप्थ में एनालिसिस करने में मुश्किल से आधा घंटा जाएगा आपका। तो 3 घंटे तो पेपर देने में भी तो खराब करे ना। तो आधा घंटा एनालिसिस में नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। किसी के 400 आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगली बार अच्छे से एनालिसिस करके 420, 430 लाएंगे। उसके अगले बार छोटे छोटे स्टेप्स में अपने टारगेट रहेंगे, धीरे धीरे हम उनको अचीव करते हुए चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छा रहेगा अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो। ठीक है, और पेपर का एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि उस एनालिसिस को देखने वाले आप खुद ही हो। आप खुद ही हो उसको देखने वाले, कोई भी नहीं देखेगा उसको आके। तो दिखाना भी मत किसी को, ये तो पता चला कोई मजाक उड़ा दे। उड़ा सकता है। अब तेरे को ये वाला क्वेश्चन, अरे यार ऐसे करके तो डिमोटिवेट कर देते हैं अगल बगल वाले। एग्जाम के पहले अपन किसी से कुछ डिस्कस करें कि यार वो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, अबे तेरे को कार्बन का भी नहीं आता क्या? तो आप सोचोगे यार मेरे को तो कार्बन का भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा सीन बन जाता है वो कि हम खुद ही हो जाते हैं डिमोटिवेट। जैसे रिजल्ट के बाद में अपन किसी से डिस्कस करें, तेरे कितने आए? मेरे तो यार 550 आए। तेरे? यार मेरे 430 आए। यार 430 आए हैं, ये तो मेरे से भी कम पड़ता था यार, इसके तो इतने ज्यादा मार्क्स आ गए। ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अपन खुद को ही डिमोटिवेट कर लेते हैं इन सब बातों को डिस्कस करके। तो अगर आपने एनालिसिस किया है, उसको आराम से रखो, छुपा के रखो, किसी को मत दिखाओ, लेकिन पूरा ईमानदारी के साथ में। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,
चलो लास्ट टर्न पे अपन ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे, अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमने पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा पढ़ा था कोलेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर हमने ये बोला था कि जब दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं तो उसको हमने बोला था एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एस और साथ में है पी एक्स, राइट। और अगर ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसको आप क्या बोलोगे? एस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। और यहां पर है पी एक्स और एक्सिस कौन सी है? एक्स। क्या दोनों की एक्सिस सेम है? और दोनों की एक्सिस सेम में तो इस टाइप के केस को हमने क्या बोला था? एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। और इसका हमने डायग्राम भी बनाया था, तो हमने ये बोला था कि एस तो होता है स्फेरिकल, है ना। और एक्स एक्सिस पे पी एक्स कैसा होगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल होगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक्स, ये वाली एक्सिस है, एक्स कौन सी है? तो एक्स एक्सिस पे आपसे पूछा जाए पी एक्स कैसा होगा, तो ये एक्सिस एक्स है तो पी एक्स कैसा होगा? एक्स एक्सिस से पैरेलल, पैरेलल होगा। अगर आपसे पूछा जाए पी वाई वाई एक्सिस पे कैसा होगा? पैरेलल होगा। पक्का? ये बता देता कि मैंने नहीं बताया। वाई एक्सिस पे अगर मान लेते हैं कि ये वाली एक्सिस है वाई, तो वाई एक्सिस पे पी वाई कैसा होगा? तो आप बोलोगे पैरेलल होगा। और जेड एक्सिस पे पी जेड कैसा होगा? पैरेलल होगा। तो जो गिवन एक्सिस है और जो ऑर्बिटल है, अगर दोनों की एक्सिस सेम होगी तो वो पैरेलल होंगे, और अगर इनके अलावा दूसरी एक्सिस होगी तो परपेंडिकुलर होंगे। लाइक एक्स एक्सिस पे पी एक्स पैरेलल, वाई एक्सिस पे पी वाई, जेड एक्सिस पे पी जेड पैरेलल होगा। और अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस पर पी वाई परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस पे पी एक्स परपेंडिकुलर। बात क्लियर है? चलो, अब जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया था ना लास्ट टर्न पे। एसएस और पीपी देख लिए थे, एसपी और पीपी देख लिए थे, डायग्राम भी बना लिए थे उनके। जैसे लास्ट में कोई पूछ रहा था ना कि पीजेड को कैसे ओवरलैप करवाएंगे, क्या बता दिया था वो भी। चलो, थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं अब इसके अंदर, एसएस कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? और एसएस कॉम्बिनेशन के अंदर किस तरीके से देखेंगे, एस और एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पे आए, चाहे एक्स एक्सिस पे आए, चाहे वाई एक्सिस पे आए, चाहे एस और एस जेड एक्सिस पे आए, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एस ऑर्बिटल के बारे में आपको मालूम है कि स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, राइट। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। और स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो उनकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नहीं होती। अब खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो जिस भी एक्सिस पे ले जाओगे वही उनकी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो कि साइकिल का पहिया है ना। अब वो व्हील है तो उसको हमने ऐसे फेंका, सपोज करो मैंने एक्स एक्सिस पे फेंका, राइट। दूसरा वाला व्हील है उसको भी मैंने किधर फेंका? एक्स एक्सिस पे। अब दोनों के दोनों किस एक्सिस पे गए? और अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों की कोई एक्सिस नहीं है। तो जिस भी एक्सिस पे आप इनको कंबाइन कराओगे वही इनकी एक्सिस है, और वही उनकी एक्सिस है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एस एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पे आए, चाहे एक्स पे आए, चाहे वाई पे आए, चाहे जेड पे आए, किसी भी एक्सिस पे आए, इनके लिए एक्सियल ही ओवरलैपिंग होगी, और बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा। बात आई क्या समझ में? पक्का? तो और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, दूसरा दूसरा वाला एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, दोनों आपस में क्या हुए? कंबाइन। कंबाइन हुए तो दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। और ओवरलैप करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इस टाइप का। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? एस एस कॉम्बिनेशन। बात आई क्या समझ में? पक्का? इसके बाद में हम सेकंड ओवरलैपिंग पे चलते हैं, और सेकंड ओवरलैपिंग का नाम है कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या नाम है? और कोलेटरल ओवरलैपिंग से आप क्या समझते हो?
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसकी डेफिनेशन लिख ली थी ना हमने। अब जैसे मैं यहां पे कॉम्बिनेशन लेता हूं, पीपी कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, और पीपी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पीपी कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे मैंने यहां पे लिखा पी एक्स और दूसरा भी है पी एक्स, राइट। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे है, पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे है, और अगर मैं यहां पे एक्सिस कंसीडर करता हूं वाई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो कौन सी एक्सिस पे है, और जो गिवन एक्सिस है जिसपे दोनों कंबाइन हो रहे हैं वो इन ऑर्बिटल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों ऑर्बिटल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग। और जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। बात आई समझ में। अब अगर इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, ये वाली एक्सिस जो है ये तो वाई चलती हुई आ रही है, राइट। वाई एक्सिस पे पी एक्स पैरेलल या परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस पे पी एक्स हो गया परपेंडिकुलर। इस वाई एक्सिस पे ये वाला पी एक्स भी कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, राइट। और ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सिस वाई पर, तो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको ऐसा भी दिख सकता है, कहीं पे ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन अटैच कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई क्या बात समझ में, पक्का, कोई डाउट, तो ये दोनों लिखो। नोड है ना ये तो। और ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कई जगह ऐसा दिख जाएगा, कई जगह ऐसा दिख जाएगा। अच्छा, अगर जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, देखना एक बार और, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी जेड और पी जेड, है ना, कौन सी ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं अपन, कोलेटरल। तो पी जेड मैंने यहाँ पे लिखा एक्सिस कंसीडर की वाई, राइट। तो ऑर्बिटल की एक्सिस गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सबको नजर आ रही है, और परपेंडिकुलर है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब अगर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो सेम रहेगा, वाई एक्सिस पे पीजेड कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो एज इट इज सेम ही रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बात आई समझ में, सबको आ रही है, पक्का, चलो यहां तक लिख लो। हाँ, ये जो गिवन एक्सिस होती है आपको, ये ये वाली, ये ये जैसे वाई एक्सिस दी हुई है ना, मैंने क्या बोला तुमसे, पी एक्स और पी एक्स किस एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, वाई पे, तो वाई पे कर रहे हैं, तो ये वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। हाँ, एसी चलने दे यार, वैसे इतनी गर्मी हो रही है। एसी पंखे का जो भी सेटलमेंट करना हो बस पहले कर लिया करो, या फिर चुपचाप बैठ के मोबाइल से कर लिया करो, आसपास वालों की रजामंदी लेके। एक तो पता चला तूने छेड़ा और वो बगल वाले ने देना शुरू कर दिया, तो वो अपने रिस्क पे आप जैसा भी करो।
चलो बनाया डायग्राम। अभी फिर जाएगा आधे घंटे बाद, बस होया ना। चलो डन। अब इसके अंदर थर्ड केस हम पढ़ते हैं और थर्ड केस का नाम है जीरो ओवरलैपिंग। बातें बिल्कुल भी मत करना, बातें नहीं करोगे तो अभी 5 मिनट बाद सबके आंसर तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। कर दो इसको इरेज। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे मैं यहां पे फर्स्ट केस लेता हूं, एस पी कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? एस पी कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एस प्लस पी एक्स और एक्सिस है आपके पास में वाई, राइट। अब एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है तो एस को हमने कैसा बना दिया? स्फेरिकल, राइट। और वाई एक्सिस पे पी एक्स है, परपेंडिकुलर है, तो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए था? कोलेटरल होगी, यानी पाई बॉन्ड बनना चाहिए था। अब यहां पर हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आपको एक्सिस गिवन है वो एक्सिस गिवन है वाई, है ना। और वाई एक्सिस पे पी एक्स कैसा होगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? और परपेंडिकुलर होगा तो हमने इस पी एक्स को वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसा बना दिया, परपेंडिकुलर। ऐसा ही बनाएंगे। अब परपेंडिकुलर बनाया तो आपको एक बात मालूम है कि यहां पर इन ऑर्बिटल्स के सेंटर में नोड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? और नोड प्रेजेंट होता है तो नोड पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो जीरो होती है। कैसी होती है? और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। तो एक बार को हम मान लेते हैं कि एस के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एस अगर इस पी एक्स के साथ में कंबाइन होने के लिए आता है तो डायरेक्शन तो फिक्स है। एक्सिस कौन सी है? वाई। तो डायरेक्शन फिक्स है, एक्सिस फिक्स है। और अगर ये एस इस पी एक्स के साथ में वाई एक्सिस पे कंबाइन होने के लिए आएगा तो आने पर इसको क्या नजर आ जाएगा? नोड। नोड। नोड नजर आएगा, क्योंकि मूव तो इसी तरीके से करेगा ना, और इसी तरीके से मूव करेगा तो यहां पर क्या आ गया? नोड। और नोड आ गया तो नोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है जीरो कॉम्बिनेशन। बात आई क्या समझ में? तो यहां पर किसी टाइप का कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लें अपन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एस प्लस पी वाई, राइट, और एक्सिस है जेड। तो एस तो स्फेरिकल, जेड एक्सिस पे पीवाई कैसा होगा? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो मैंने इसको कैसा बना दिया? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बना दिया तो यहां पर क्या आ गया? नोड। और नोड आ गया, और जेड एक्सिस पे अगर ये ओवरलैप करते हैं तो इसके साथ कंबाइन होने के लिए आएगा तो यहां पे नोड आ गया, और नोड आ गया तो किसी टाइप के कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात आई समझ में? पक्का? इसी के अंदर सेकंड केस लेते हैं, पीपी कॉम्बिनेशन, जीरो ओवरलैपिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पी एक्स, राइट, और दूसरा है पी वाई। दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल है। अभी तक हम दोनों को सेम लेते हुए आ रहे थे, अब की बार हमने क्या करा? दोनों को डिफरेंट लिया। हम इनको एक्स एक्सिस पे कंबाइन करवाते हैं। किस एक्सिस पे? अब एक्स एक्सिस पे कंबाइन करवाते हैं तो एक्स एक्सिस पे पी एक्स पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल होगा। तो हमने एक्स एक्सिस पे पी एक्स को बना दिया पैरेलल, बना दिया।
ये हो गया पी एक्स और स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी चल रही है, एक्स। एक्स एक्सिस पे पी वाई और परपेंडिकुलर होगा तो हमने पी वाई को बना दिया परपेंडिकुलर, बना दिया। अब परपेंडिकुलर बनाने के बाद में स्टैंडर्ड एक्सिस एक्स चलती हुई आ रही है, अगर ये पी एक्स इसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। और नोड आते ही ये तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आया, सामने भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन नोड की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और नहीं होगा तो यहां पर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। बात आई क्या समझ में, पक्का? जीरो ओवरलैपिंग आ गई समझ में, क्यों नहीं हो रही है भी आ गया समझ में। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस कर दे तो, वाई एक्सिस कर देते हैं अगर इसको, तो वाई एक्सिस पे पी एक्स तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और वाई एक्सिस पे पी वाई पैरेलल हो जाएगा, और इसी टाइप से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा और किसी टाइप के कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर जेड कर दें तो सोचो, जैसे एक्स एक्सिस का तो आपको समझ में आ गया ना कि एक पी एक्स है और एक पी वाई है, दोनों एक दूसरे के, भाई एक ऐसे है एक ऐसे है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, राइट। अगर वाई एक्सिस भी कर दिया तो एज इट इज ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर जेड एक्सिस ले लिया तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक बार में समझ में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। सुनना ध्यान से, अगर बाय द वे मैं जेड एक्सिस ले लेता हूं तो जेड एक्सिस पे जैसे आप ऐसे सोचो कि ये ऐसे तीन एक्सिस होती है ना, तो एक्स है, वाई है और जेड है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस पे ओवरलैप कराता हूं तो वाई तो ऐसा का ऐसा ही होगा, है ना, एक्स ऐसा का ऐसा होगा, है ना, और जेड एक्सिस पे ओवरलैप कराता हूं तो जेड एक्सिस पे भी तो इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन आएगा। नहीं आया समझ में, वापस समझो। अगर आपने स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी ली, जेड, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हो सकता है कंबाइन हो जाए। अरे भाई यही तो केस आएगा, जेड भी ले लोगे तब भी तो। अगर मान लीजिए मैंने जेड एक्सिस ले लिया यहाँ पे, तो जेड एक्सिस ले लिया तो जेड एक्सिस पे भी एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होंगे। तो अगर ये इस तरीके से कंबाइन होने के लिए आएंगे तो नोड आएगा ही सही ना, ये नोड आ ही रहा है ना। अभी नहीं आएगी बात समझ में, एज इट इज यही केस बैठेगा, ये लिखो फिर अभी समझ में आती है। अरे दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, जेड पे जेड एक्सिस है, अरे मेरी बात तो सुन ले यार, इंडिविजुअल क्या होता है, जेड एक्सिस है तो पी एक्स ऐसे होगा, है ना, तो पी वाई इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। किसके, ऐसे कैसे आएंगे यार, तो ये देखे ना यार कैसी बातें कर रहा है, ये इधर देख कौन सी एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे पी एक्स परपेंडिकुलर, पी वाई परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो यही तो केस आएगा। हाँ, यहाँ पे जेड एक्सिस लेते, हाँ हो जाता, हो जाता, पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी तो होंगे, आप रिप्रेजेंटेशन समझो तो सही, ये 3D में जाएगा रिप्रेजेंटेशन, आप 2D में सोच रहे हो इसको, 3D में जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो पी वाई और पी एक्स भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना जेड एक्सिस पे, होंगे ना,
तो होंगे तो एज इट इज यही तो केस बैठेगा, ये पी एक्स और ये पी वाई, ये दोनों अगर जेड एक्सिस होगी तब भी परपेंडिकुलर ही होंगे, जैसे ये वाला मैंने रिप्रेजेंट किया ना। तो जेड एक्सिस पे अगर ओवरलैप करने के लिए आ रहे हो तो अगर इसको पी एक्स मान लो तो ये पी वाई है। वो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है कि दोनों क्या है? और ये दोनों एक दूसरे के फिर बिल्कुल। चलो लिखो इसके आगे, नोड थोड़ी ना ओवरलैप होगा, तभी तो ये गैप आया है पिछले वाले में। चलो लिखो इसके आगे, अब अपन लिखेंगे डायमंड की पॉइंट्स। कौन से की पॉइंट्स? और डायमंड की पॉइंट्स में 4 की पॉइंट लिखाऊंगा। 4 की पॉइंट के बाद में आपके सामने कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, 2 सेकंड में आंसर आएगा कि सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा या फिर कुछ भी नहीं बनेगा। अभी आ जाएगा, अभी गोल्डन की पॉइंट में आ जाएगा। हाँ डायमंड लिखो। हाँ डायमंड की पॉइंट्स, और डायमंड की पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पूरी थ्योरी पढ़ोगे और डायमंड की पॉइंट पढ़ोगे तो डायमंड की पॉइंट्स ही आपकी पूरी थ्योरी कवर कर देंगे। देखो डायमंड की पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, डायमंड की पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट की पॉइंट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कैन फॉर्म, p ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। p ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट टू डिफरेंट p ऑर्बिटल, टू डिफरेंट p ऑर्बिटल, p, two different p orbital never, never overlap
never overlap with each other, never overlap with each other on any axis, on any axis, right? और फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट लिखना, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग is decided by, direction of overlapping is decided by p orbital, direction of overlapping is decided by p orbital। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट को चुपचाप पढ़ो एक या दो बार। हो गया पहला पॉइंट, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, पी सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, टू डिफरेंट पी नेवर ओवरलैप। और फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय पी ऑर्बिटल। अब मैं यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिखता हूं, 10-15 कॉम्बिनेशन लिखता हूं, उनको हम सोल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे लिखा एस प्लस पी एक्स, राइट? एस प्लस पी एक्स है, एस प्लस पी एक्स है, तो एस तो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर जैसे मैंने लिखा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एस एस और पी एक्स का कॉम्बिनेशन है, एक्सिस आपके पास में एक्स है, पॉइंट वो समझते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखा है, एस का तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट, छुपा दिया। अब डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? पी। अब पी जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर यहां पर पी एक्स है, एक्सिस कौन सी है? एक्स है, यानी दोनों की एक्सिस कैसी है? सेम। और दोनों की एक्सिस सेम में तो कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। बात आई समझ में? तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन में लेता हूं, समझ लेना ध्यान से, फिर उसके बाद अपन फ्लो में चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एस प्लस पी वाई और एक्सिस है आपके पास में जेड, है ना? एस का तो डायरेक्शन से कोई लेना देना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? पी वाई। यहां पर एक्सिस कौन सी है? जेड। तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कैसी होगी? कोलेटरल। कोलेटरल तो बनना क्या चाहिए था? पाई बॉन्ड। बनना क्या चाहिए था? लेकिन एस कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और एस कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात आई समझ में? पक्का? ये वाला आ गया सेकंड वाला, एस प्लस पी वाई, एक्सिस कौन सी है? जेड। तो आपको देखने में क्या नजर आ रहा है कि ये जो पी वाई है और एक्सिस जेड है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बनना तो पाई चाहिए था, लेकिन एस कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और नहीं करता, इसका मतलब यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात आई समझ में? चलो अब मैं लिखता हुआ चलता हूं, बताते हुए चलना। पी एक्स प्लस पी वाई और एक्सिस है जेड, होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल नेवर ओवरलैप विद ईच अदर। अगर मैंने यहां पे लिखा पी एक्स और पी एक्स और एक्सिस है एक्स, अलोंग द एक्सिस है क्या? सभी की एक्सिस कैसी है? और सभी की एक्सिस सेम, तो सिग्मा या पाई। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना? अगर मैंने यहां पे लिखा पी वाई और पी वाई और एक्सिस है जेड, एक्सियल या कोलेटरल? और कोलेटरल है तो कौन सा बॉन्ड? और पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या पी पी पाई का फॉर्मेशन कर सकता है? और कर सकता है तो हमने भी क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि पी जेड और पी एक्स वाई एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल नेवर ओवरलैप विद ईच अदर ऑन एनी। बात आई समझ में?
अगर मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस पी जेड और एक्सी से आपके पास में x, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है पी जेड, एक्सी से x, कौन सी, एक्सियल या कोलेटरल? और कोलेटरल होगी तो कोलेटरल होने पे बनना तो क्या चाहिए था, लेकिन, यानी कोई ओवरलैपिंग। अगर मैंने यहाँ पे लिखा पी जेड और एक्सी से x, सिग्मा या पाई, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल की एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और क्या पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? तो यहां पर कौन सा बॉन्ड? अगर मैंने यहां पे लिखा पी वाई और एक्सिस है वाई, ऑर्बिटल की एक्सिस गिवन एक्सिस के सेम है, और सेम है तो सिग्मा या पाई, पक्का? अगर मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्स और पी वाई और एक्सिस है वाई, कुछ भी नहीं होगा, पक्का? क्योंकि टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल never overlap with each other on any axis। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो फिर एक काम करो, पेज नंबर 58 मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल में पेज नंबर 58 और पेज नंबर 58 पे नीचे एक टेबल दी हुई है और वहां पर सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, तो आंसर को छुपा लेना, आंसर को छुपा लेना और पेंसिल से या पेन से फटाफट अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन लिख लेना और सेल्फ एनालिसिस कर लो कि कितने सही है कितने रॉन्ग है। अरे धीरे धीरे थोड़ा सा, तो पागल है कर रहे हैं। ऑल आर करेक्ट, सभी के करेक्ट, कोई डाउट? तो लिखो। तो मत लिख दो। तो कैसा भी कॉम्बिनेशन आए बता देंगे। हाँ नोट करना है ना यार। डी का अपने सिलेबस पे नहीं है, 12th में भी नहीं है। अबे मैंने कल भी तो बोला था ना कि बातें मत करना। लिख लिया, चुपचाप बैठ जाओ, बातें मत करो।
उससे अच्छा है कि जो डायमंड की पॉइंट्स देखिए उन्हीं को देख लो एक बार, थोड़ा ज्यादा याद हो जाएगा। थर्ड वाले में टू डिफरेंट पी ऑर्बिटल हैं और दोनों पी ऑर्बिटल डिफरेंट पी ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पर ओवरलैप नहीं करेंगे। डायमंड की पॉइंट में थर्ड वाला की पॉइंट, क्या नहीं कहां लिखो ना, ये डन। अरे मैं डस्टर की फेंक के दे लूंगा तेरे। हाँ तू, तो इससे डाउट पूछ रहा था क्या? डी का उससे पूछ रहा था तू? बातें मत करो यार। अब इधर देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा इसके आगे। अभी तक हमने जो पढ़ा इसके बेस पर हम क्या है कि N2 का फॉर्मेशन करेंगे। N2 ठीक है, N2 का फॉर्मेशन करते हैं तो N2 के फॉर्मेशन के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3 और इस नाइट्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p3। ठीक है, जैसे अभी हमने इतने सारे कॉम्बिनेशन देखे है ना, मैंने यहां पे लिखा कि S प्लस पी एक्स आपस में कंबाइन होते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होगा? एक्सिस कौन सी है, राइट? यानी कि जब तक आपको एक्सिस गिवन नहीं होगी तब तक आप वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, है ना। यानी कि कोई ना कोई एक्सिस आपको गिवन होगी या एक्सिस गिवन नहीं होगी तब भी आपको एक्सिस माननी पड़ेगी और बिना एक्सिस माने आप कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे। ये बात तो आ रही है आपको समझ में? क्योंकि हो सकता है कि मैं मान लूं कि रैंडमली वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, तो एक पे तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो जब तक हमें स्टैंडर्ड एक्सिस गिवन नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते कि वो दोनों कंबाइन होंगे या नहीं होंगे। बात आई समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर N2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और N2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मैंने दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में मैंने 2s का बॉक्स बनाया और इस 2s के बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, राइट। पी का बॉक्स बनाया, पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, 1 2 3। इसी तरीके से मैंने यहां पर 2s का बॉक्स बनाया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पी का बॉक्स बनाया, इसके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, राइट। अब आपको मालूम है कि पी के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, या तो px या फिर py या फिर pz। इधर मान लेते हैं कि ये px है, ये py है, ये pz है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो सोच रहा हो कि सर pz तो बीच में आता है, तो तू कह रहा है तो मैं बीच में रख देता हूं, बाकी मर्जी पड़े जैसे लिखो, पर तो एक ही तो है ना। मतलब कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन आपके सामने है, हमें क्या करना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को कंबाइन करके N2 का फॉर्मेशन करना है, राइट। N2 का फॉर्मेशन करना है तो आपको यह बात मालूम है कि अगर N2 और मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो एटम का कॉम्बिनेशन होता है या उनके ऑर्बिटल्स का? यही तो वीबीटी है। वीबीटी ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एटम कंबाइन नहीं होते हैं, कंबाइन कौन होते हैं? ऑर्बिटल, है ना। तो यहां पर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। अब ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फिल्ड कंबाइन होंगे या फुल फिल?
हाफ फील्ड, यानी 2s, ये वाला कौन सा है 2s, ये कौन सा है 2p, ये कौन सा है 2s, ये कौन सा है 2p, यानी इन 2s और 2s का तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो कंप्लीटली फील्ड है। तो कंबाइन कौन से होंगे, p वाले, p वाले। अब अगर इन p वालों को हम कंबाइन करवाते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए एक स्टैंडर्ड एक्सिस आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एक्सिस के आप इनको कंबाइन नहीं करवा सकते। तो एक स्टैंडर्ड एक्सिस कंसीडर करते हैं, बोलो कौन सी करें, एक्स। तो मैं यहां पर अगर स्टैंडर्ड एक्सिस कंसीडर करता हूं एक्स, तो एक्स एक्सिस पे पी एक्स और पी एक्स क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, एक्सिस चेंज नहीं होगी, एक्सिस चेंज। तो पी एक्स और पी एक्स ने एक्स एक्सिस पे क्या बना लिया, सिग्मा। पी वाई और पी वाई एक्स एक्सिस पे क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और पी जेड और पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर टोटल कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड तो कौन सा है, सिग्मा, और 2 बॉन्ड कौन से हैं, यानी कि अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के बॉन्ड्स पाई होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड और बाकी के, फर्स्ट बॉन्ड और बाकी के, बात आई समझ में। और इन 2s वाले इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, लोन पेयर की तरह। बात आई क्या समझ में, पक्का, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम ऑर्बिटल की तरह भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है, देखना इधर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं कि ये px है ना, तीनों ऑर्बिटल साथ में ही रहते हैं, तीनों ऑर्बिटल साथ में ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक वहां और एक वहां। ये दूसरा py, ये दूसरा कौन सा है py, और ये थर्ड वाला pz। आई बात समझ में। ये तो हमने केस लिया इस वाले नाइट्रोजन का, है ना। अब दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए भी ऐसे ही डायग्राम बना ले। तो ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं, तो ये क्या हो गया px, ये क्या हो गया py, और ये क्या हो गया pz। बात आई समझ में। अब स्टैंडर्ड एक्सिस आपने कौन सी कंसीडर की है, एक्स। स्टैंडर्ड एक्सिस आपने एक्स कंसीडर की है, मान लेते हैं कि ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स, राइट। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए आएंगे, कंबाइन होने के लिए आएंगे तो पहले कौन कंबाइन होगा, पहले कौन कंबाइन होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपके सामने है, पहले कौन कंबाइन होगा, एक्स, एक्स, पक्का, श्योर। तो पहले कौन कंबाइन हुआ, पहले कंबाइन हुआ एक्स, एक्स कंबाइन हुआ। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा पास ले आता हूं, पास ले आता हूं ताकि और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। मैं इसको थोड़ा पास लेके आया, और ये तो हो गया px, ये हो गया py, और ये हो गया pz, राइट। इसको मान लेते हैं हम py, इसको मान लेते हैं pz। अब ये px और px के साथ कंबाइन हो गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड एक्सिस हमने कंसीडर की है x, और x एक्सिस कंसीडर की है, तो उस एक्सिस पर पहले px px कंबाइन होंगे। पहले कौन कंबाइन होंगे, पक्का। तो पहले कंबाइन हुए px और px, तो पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बाकी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें तो आपस में कंबाइन होना ही पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में। अगर एक्स एक्सिस आपने स्टैंडर्ड कंसीडर की है तो पहले कौन कंबाइन हुए, px और px, तो पहले कौन सा बॉन्ड बना, और बाद वालों को तो अपने आप ही कंबाइन होना पड़ेगा। इसलिए हमने लाइन बोली है, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। बाद वाले कंबाइन हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन पहले तो कौन सा बनेगा, सिग्मा, और बाद में कौन से बनेंगे, पाई। बात आई, पक्का, कोई डाउट, श्योर। फर्स्ट बॉन्ड, अदर बॉन्ड्स, क्लियर, हाँ।
है? एक्सिस तो एक ही चलेगी ना, किससे करेगा पीजेड? वो परपेंडिकुलर है ना यार, तुम इसको टू वे में क्यों समझते हो? नहीं, कैसे करवाएगा? कैसे करेगा? नहीं करेगा ना, ये तो मैंने बोल दिया ना। अबे जेड ऐसे है, ये जेड ऐसे है, ये वाई ऐसे है, और एक्स ऐसे है, तो ये जेड वाई के साथ कैसे करवाएगा? तो यूं टेढ़ा थोड़ी तो हो जाएगा वो। हाँ, वाई एक्सिस पे फिर वही, वाई एक्सिस पे पहले पी वाई करेंगे। वाई एक्सिस पे कौन ये पैरेलल होगा अब? वाई होगा ना, तो पहले कौन कंबाइन होगा? वाई, तो एक्स और जेड को तो अपने आप कंबाइन होना पड़ेगा। फिर बोल जेड एक्सिस ले ले, तो जेड एक्सिस पे पहले कौन कंबाइन होगा? जेड, तो एक्स और वाई को तो अपने आप कंबाइन होना पड़ेगा। इसलिए पहले पूछ लिया था मैंने, तुम जो बोलो वो एक्सिस ले ले। चलो लिखो। हाँ, स्टैंडर्ड एक्सिस गिवन होगी। हेडिंग कुछ नहीं लिखना, उसी में आगे कंबाइन कर। अभी पहले ये तो पढ़े। हम्म। तूने तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना कि सर आपने वीबीटी क्यों पढ़ाई, सर आपने पीरियोडिक टेबल ही क्यों पढ़ाई, सर आप एलन में पढ़ाने ही क्यों आए? अब ये बोल रहा है आपने नाइट्रोजन ही क्यों लिया? क्या? हाँ, वो अंडरस्टूड है ना कि दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर दूं मैं, तू बता। कौन से लिए मैंने इससे पहले? कौन से? तो कौन सा लूं मैं, तू बता। कार्बन ले सकते थे। कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए क्या अपन ने कभी? ऑक्सीजन ले, चल ले, कर एक बार इसी तरीके से कर कंबाइन, आ जाएगा तेरा आंसर ऑक्सीजन में भी। चलो डन। अब इसके आगे पॉइंट्स लिखना, और 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, तीनों पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नहीं, ये डायमंड वाले नहीं है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो।
फर्स्ट बॉन्ड first bond is sigma bond. First bond is sigma bond, and other bonds are pi bonds, and other bonds are pi bonds. अगर कहीं पे केवल सिंगल बॉन्ड हुआ इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। अगर कहीं पे डबल हुए तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल हुआ तो एक सिग्मा दो पाई। राइट। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, आपने ये इतना सारे कॉम्बिनेशन देखे, जैसे मैंने आपको बोला कि एस और पी एक्स आपस में कंबाइन करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? एक्सिस कौन सी है, यानी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन बताएंगे तभी कॉम्बिनेशन हो पाएगा, और डायरेक्शन बताएंगे तभी कॉम्बिनेशन हो पाएगा। इसका मतलब यहां पर हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं? बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? कोवलेंट बॉन्ड का। और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्शनल, क्योंकि बिना एक्सिस के किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट लिखो, कोवलेंट बॉन्ड is directional bond. Covalent bond is directional bond. क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखना, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट लिखना, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज को अंडरलाइन कर लेना, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। ऑलवेज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। आप इस तरीके से समझो कि ये जो बॉन्ड बना ये तो कौन सा है? सिग्मा है ना, और ये वाले कौन से हैं? तो जैसे मान लो कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप करने के बाद में ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बन गया। अब सिग्मा बनने के बाद में अगर आपको पाई बनाना है तो पाई ऐसे बनेगा। राइट। सिग्मा ऐसे बना, पाई कैसे बनेगा? ऐसे। तो आप खुद ही ऑब्जर्व करो कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा या पाई? सिग्मा या पाई? पक्का? तो अगर सिग्मा और पाई में पूछा जाए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा। किससे? पाई बॉन्ड से। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? श्योर? इस एग्जांपल में कोई डाउट? एक्सिस को चेंज भी कर दे तब भी कोई डाउट? वैसे चेंज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे। उन एग्जांपल्स के अंदर हमें टोट यही बात है यार, ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसमें हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल, CH3, बातें नहीं बिल्कुल भी। एक मिनट यार, ऐसी काहे की जल्दी, कौन सी ट्रेन छूट रही है अपनी? इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं। देखो
इसके अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बनेगा। सी के साथ में इधर एच और एच, ठीक है। फिर आगे सी, फिर यहां पर क्या है? एच, फिर डबल बॉन्ड सी और यहां पर क्या है? एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और यहां पर है एच। आप करो कैलकुलेट। 1, फर्स्ट बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। ये कौन सा होगा? फर्स्ट बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है वो सब सिग्मा होंगे। तो 1 2 3 4 5, एक मिनट, 5 है ना, सारे सिंगल बॉन्ड थे। 6 7 8, ये सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब यहां पर आप देख रहे हो तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट वाला तो सिग्मा और दूसरा वाला पाई। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट वाला और बाकी के, तो टोटल कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हो गए सिग्मा और पाई कितने हो गए? 3। आई क्या बात समझ में? पक्का? तो ये एग्जाम्पल लिखो और उसके बाद अगले एग्जाम्पल तुम सोल्व करना। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो चलो सेकंड एग्जांपल। पहले बना ले उसका, लिख ले। पहले बना ले उसको। वर्क ऑन प्रोग्रेस करने दो, सबको करने दो, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। तो घर छोड़ के आता ही है। कितने सिग्मा कितने पाई? 7 सिग्मा। पक्का? तो देखते हैं, कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करने, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, राइट। सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया O और ये हो गया H। कैलकुलेट करें। 1 2 3 4 5 6 7, और ये डबल बॉन्ड है तो एक क्या होगा? तो 7 सिग्मा। यही आ रहा है सबका? तो चलो फिर नेक्स्ट, कार्बन सब ऑक्साइड, इसके अंदर सिग्मा पाई कैलकुलेट करो। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2, राइट। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक मिनट रुक जाओ, मेरा क्वेश्चन सुन लो। ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर तीनों कैलकुलेट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर तीनों कैलकुलेट करने हैं और आंसर रेशो में देना है। आंसर रेशो में देना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? सिग्मा, पाई, लोन पेयर, आंसर किस में देना है? रेशो में। चलो
आंसर कोई नहीं बोलेगा, पहले सोल्व कर लेना प्रॉपर वे में। अरे नहीं बोलना ना आंसर यार, सबको प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। चलो देख ही लो, देख ही लो, इधर इधर देखना रे। अरे ओए, यहां पर सिग्मा और पाई तो आपको सामने नजर आ ही रहे कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, राइट। अब हमने साथ के साथ अगर सिग्मा और पाई पूछते तो देखते ही बता देते। साथ के साथ हमने क्या पूछा, लोन पेयर। अब लोन पेयर पूछा है तो लोन पेयर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड बनाने में। और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, मतलब कार्बन के पास लोन पेयर 0 होंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दो तो कहां चले गए, बॉन्ड बनाने में, और जो बचे हुए उनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास। तो कितने लोन पेयर हो गए, 4 तो हो गए लोन पेयर, पाई बॉन्ड हो गए 4, सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। तो रेशियो कितना आ गया, 1:1:1। क्लियर है बात। चलो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।